नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आप भी अभी व्यस्त चल रहे होंगे, पूरा देश व्यस्त है। मोदी जी ने अभी 3 दिन पहले कहा है पूरे देश से कि आप लोग अपने घर में बैठो और बाकायदे लिस्ट बना लो चाइनीज सामान का, क्या क्या आप लोग चाइनीज सामान इस्तेमाल करते हो, बंद करो इस्तेमाल करना। चीन को भी सबक सिखाना है। और गोदी मीडिया ने भी चलाया था कि अब चीन हो जाएगा बर्बाद, घुटनों पे आएगा जिनपिंग। याद होगा 3 दिन से सब लोग लिस्ट बना रहे हैं, हमारे घर में भी कई लोग लिस्ट बना रहे हैं, हमारे पड़ोस में भी बना रहे हैं। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि जो भी व्यापारी चाइनीज सामान बेच रहे हैं उनको नुकसान हो जाए कोई बात नहीं। अडानी को छोड़ करके, अंबानी को छोड़ करके उनको नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन चीन का सामान 2 रुपए ज्यादा फायदा के लिए मत बेचिए। वही बेचारे देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो भी लंगोटा कस रहे थे। इधर मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने चीन के आगे घुटने टेक दिए, ड्रैगन के लिए रास्ता खोल दिया है। कैसे खोला है हम आपको सीधा सीधा बताते, कोई घुमा फिरा के नहीं। जो चीनी इन्वेस्टमेंट है उस पर बड़ी पैनी नजर होती थी। 2020 में जब कोविड आया उसके बाद और उस पर स्क्रूटनी उसकी और सख्त कर दी गई थी, बड़ा मतलब पैनी नजर रखने का उस पर व्यवस्था था। मोदी जी ने यहां तो कहा कि चीन का सामान आप लोग आउट करो, और वहां चीन के निवेशकों के लिए रास्ता खोल दिया। अब चीन का इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, उसकी जो उसकी अप्रूवल की जो व्यवस्था है उसको सरल कर दिया गया है। और इसका आप अगर इसको और भीतर जाके समझेंगे, बाकी तो भी हेमंत जी समझाएंगे, मैं मोटी मोटी बात बताऊं। जो अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वार में चीन के सामने थोड़ी बहुत संकट थी, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत संकट दिख रहा था, वो सब संकट मोदी जी ने दूर कर दिया है। चीनी निवेशकों के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड दे दिया है। चीन के निवेशक अब ज्यादा परेशान ना हो। ये खबर मैं आपको पहले स्क्रीन पर दिखा देता हूं। स्क्रीन पर खबर दिखा दीजिए, देख लीजिए आप अपनी आंखों से, तब तसल्ली कीजिए, यकीन कीजिए। सेंटर इज एज अप्रूवल प्रोसेस फॉर चाइनीज एफडीआई। अंदर बहुत कुछ है, अंदर जो जो है वो सब बताएंगे हेमंत जी आपको डिटेल में। हटा दीजिए अंदर वाला, जब दिखाएंगे तब फिर एक बार इसको स्क्रीन पर लाइएगा। सीधा हेमंत भाई के पास चलते हैं। हेमंत भाई, आपकी लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई होगी तब तक मोदी जी ने घुटने टेक दिए। कैसे यकीन करें साहेब पर? साहेब तो सबको कहते हैं आगे चलो, और पीछे मुड़ो साहेब रहते ही नहीं है। हेमंत भाई। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है इस देश के अंदर, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है कि जो कुछ सरकार कहती है और जो ग्रास रूट पे वो करती है वो ठीक विपरीत होता है। और ये अब से नहीं, ये लगातार आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2014 से आज तक देख लीजिए, लगातार। हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी, बस एक लाइन में करके उसके बाद इसकी डिटेल्स पर आएंगे। आपको ध्यान होगा, अगर जब 2014 में महोदय आए थे सत्ता के अंदर, उस समय भारत और चाइना का जो व्यापार घाटा था वो $36 बिलियन था। आज हाँ। वो $100 बिलियन हो गया, लगभग 3 गुना हो गया 10 साल के अंदर। और आप झंडा क्या पीटते हैं यहाँ पे? मेक इन इंडिया, विश्व गुरु, निर्माण का आपने ये कर दिया, स्टार्टअप इंडिया, फला इंडिया। हकीकत क्या है कि देश के अंदर आप किसी भी उस पर चले जाइए, किसी भी क्षेत्र के अंदर, हर चीज के अंदर चाइना से इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट लगातार घट रहा है। ये हमने पहले भी चर्चा की थी, शायद 3-4 दिन पहले की। और मोदी जी के विजिविस जो, जिनको ये कहते हैं मनमोहन, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते थे, उनके कार्यकाल में देखेंगे तो आप देखिए निश्चित तौर पे आयात बढ़ा था भारत में उस समय, उससे पहले भी और उसके बाद भी। लेकिन अगर उनके समय में देखेंगे तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में आयात कम हुआ था और निर्यात बढ़ा था, एक तरीके से, जो एक अर्थशास्त्री टिपिकली करता है। यहाँ 2020 में आपको ध्यान होगा, गैलवन के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी थी और सीमा पर जिस तरह का तनाव हुआ था, उसके बाद इन्होंने बाकायदा एक जारी करके, और जो पड़ोसी देशों से आने वाली एफडीआई थी उसको एक खास तरीके का चेक लगाया था उस पर कि इन स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों के अंदर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर बहुत ध्यान रखा जाएगा। और कई तरह के उसके अंदर फिल्टर्स लगा दिए गए थे।
कि किसकी क्षेत्र में आएगा, टेलीकॉम में, किस में नहीं आएगा, वो सारे के सारे एक्सप्लेन किए गए थे। अब आप देख रहे हैं कि लगातार चाइना की जो वैश्विक स्थिति है, उनका अमेरिका के साथ आपको पता है जिस तरह के टैरिफ की स्थिति है, यूरोपियन यूनियन के साथ, तो अब चाइनीज का क्या हो रहा है कि उनको हर जगह दुनिया में शक की दृष्टि से देखा ही जाता है उनके किसी भी प्रोडक्ट, और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक और बाकी टेक्नोलॉजी वाले सामान। तो इन्होंने अब क्या किया चाइनीज ने, क्योंकि उनकी वहां पे क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो गई है और उनकी कई बड़ी कंपनियों की एंट्री भी बैन की है अमेरिका ने, ट्रंप से नहीं, बाइडेन के टाइम में भी हुई थी, आपको ध्यान होगा। तो उन्होंने अब क्या किया कि चूंकि वो चाइना से डायरेक्ट सामान नहीं मंगाते, तो चाइना अब डेस्परेट है कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दे उनकी कंपनियां, और यहाँ के थ्रू फिर वो रूटिंग हो जाए। हाँ। तो जो 2020 का जो खेल था कि जो देश को एक मैसेज देने के लिए मोदी जी ने एक जो होता ना, जिसको एक कहते हैं, एक खास तरह का सीन क्रिएट किया था कि चाइना की जो आप डिजिटल स्ट्राइक कर देते हो, आप तो 4 ऐप बैन करके आपका तो सीधा डिजिटल स्ट्राइक हो जाता है। हाँ। अगर एक प्रेस नोट जारी कर दे तो इकोनॉमिक स्ट्राइक हो जाता है। एफडीआई उनकी ये कर दी। हकीकत क्या है कि भारत की समस्या, आज भारत में एफडीआई इसके पिछले 2-3 दशकों का देखेंगे सबसे निम्नतम स्तर पे। तो ऐसे में करें, तो चाइना वाले आना चाहते हैं तो उनको भी आने दो। इनको कोई स्ट्रेटेजी का तो एस पता नहीं, डिप्लोमेसी का डी नहीं पता, कूटनीति का के नहीं पता, रणनीति का रे नहीं पता। इनको तो एक बात का पता है कि पूरे देश के अंदर लफाजी करके माहौल कैसे बनाना है, उसके अलावा इनको कोई मतलब नहीं किसी भी चीज का। तो अब इन्होंने क्या किया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की उसमें एक अध्यक्षता के अंदर एक वो बनाई है कि उसमें जितना जल्दी हो सके जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल आए उनको फास्ट ट्रैक कर दीजिए। और ये जो खबर मैंने आपको भेजी इसीलिए भेजी ताकि दर्शकों को हम दिखा भी सके कि वो बेसिकली भारत में, क्योंकि उनको यूरोप में एंट्री नहीं मिल रही, एक बियॉन्ड ए पॉइंट, अमेरिका में नहीं मिल रही, तो वो भारत में आ जाए एक बार। और भारत फिर उनको एक नया रास्ता दिखा रहा है। उनके लिए जो पॉलिसीज थी जिसपे बहुत ज्यादा निगरानी थी, हर चीज की बाल की खाल उतारना था, उसको सारे को एफिशिएंट करने के नाम पर फास्ट ट्रैक कर रहा है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एफडीआई आ नहीं रही है। तो इस तरीके की सारी चीजें बेसिकली दुनिया के सामने जो आप कहते हो करते एग्जैक्टली उसका उल्टा हो। और आज की तारीख में तो भारत के तो सारे के सारे जख्म हरे। मैं तो आपको एक वो भी भेजा की इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, कि किस तरीके से हर चीज के अंदर एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें इंपोर्ट ना बढ़ाओ। दिखा देते हैं उसको, एक एक बता दीजिए, कंट्रोल रूम चला दीजिए। हाँ, ये दिखा ये इसमें बताइए। इसमें देखिए कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, टेलीकॉम से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के, कंप्यूटर से लेकर के, इंडस्ट्रियल मशीनरी से लेकर के, ऑर्गेनिक केमिकल से लेकर के, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर आपकी वो लगातार आयात ना बढ़ रहा हो। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें निर्यात तो एक्चुअल में आपका घटा है। होना क्या चाहिए था आशीष जी, कोई भी जो देश, जो आत्मसम्मान वाला देश है, जो पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके की चाइना की भूमिका रही, उसके बाद तो चाइना को सीधा सीधा शत्रु राष्ट्र मान करके, और 2 दिन पहले आपको ध्यान होगा चाइना ने क्या कहा, जो आप पाकिस्तान के साथ जल समझौते अगर ये खारिज कर रहे हो तो आप भी तैयार रहो। चाइना धमकी दे रहा है, चाइना कहीं पार्टी नहीं है। जो भी कंट्राडिक्शन थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, पहलगाम के बाद की घटनाक्रम था। 2 दिन पहले आपने चाइना का बयान देखा होगा कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकने की सोचते हो तो आप भी तैयार रहिए। कितना ज्यादा ऑफेंसिव बयान है ये। उनका कोई मतलब है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, दूसरे की उसमें सारा वो करना। उसके बावजूद भी आप उनके लिए जो उनकी एफडीआई जो कब आनी है उसको ईज कर रहे हैं। और आपने 5 साल पहले क्या किया था कि उनकी हर चीज को कहने को, बाकी तो आपके पल्ले कुछ नहीं है, जो चाहते हैं ये करते हैं, लेकिन आपने एक जनता को जो आप आईवाश करते हैं उसमें कहा था कि निगरानी उनकी होगी, तमाम क्षेत्रों में उनको बहुत ध्यान से परमिशन किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका जो चाइना की जो पूरी भूमिका है वो देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट उनके, मिसाइलें उनकी, रियल टाइम सैटेलाइट उनका डेटा, सारी की सारी सैटेलाइट एक्सेस उनकी, और लड़ रहे हैं कौन? भारत और पाकिस्तान। ये देखा आपने, सरेआम देखा। उसके बावजूद भी मोदी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि चाइना के सामने इस तरीके से आप, मतलब ऐसी कमजोरी तो भारत के अंदर कभी हुई नहीं। और इन 11 सालों में आपने हकीकत में जो आप प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, भारत को आपने चाइना के ऊपर इतना निर्भर कर दिया कि आज हम जो देश अभी से 47 से बनाते आए थे, वो सारी चीजें भी कीमत के नाम पर, जैसे मोदी जी ने कहा कि ऐसे गणेश जी भी वहां से आते हैं, इवन जो जोत लगाते हैं आप भगवान के सामने, वो जोत भी चाइना से आती है, सिंदूर भी चाइना से आता है। ऐसी ऐसी चीजें जिनकी मजाक, मतलब भारत क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है। तो आपने भारत को निर्माण के क्षेत्र में एक तरीके से चाइना का
अघोषित तौर पर एक तरीके का, माफ कीजिएगा मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, चाइना के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर कर दिया, और उत्पादन के क्षेत्र में हम चाइना की लगभग गुलामी की स्थिति में आ गए। कोई दवाई, जितने भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे के सारे आपके वहां से आ रहे हैं। हालत ये होगी है कि अगर चाइना हमें एक मैग्नेट देना बंद कर दे तो आपकी सारी इंडस्ट्री, सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म होके चली जाएगी। अभी अभी बस बस उसी लिए रोक रहा हूं। अब दो बातें आपने कहा, एक तो सिंदूर का नाम आप ले लेते हैं तो मुझे फिर जो है बहुत चीजें कनेक्ट होने लगती हैं कि चीन से सिंदूर आ रहा है, तो इसका मतलब फिर अगर चीन से सिंदूर आएगा तो लहू में चीन का सिंदूर दौड़ेगा उबलता हुआ, और लहू में अगर चाइनीज सिंदूर होगा तो फिर आदमी का किधर डायरेक्शन होगा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन दो खबरें आपने कहा, जिस चीन के लिए आज हम एफडीआई के लिए रूल्स को ईज कर दिए, वो ब्रह्मपुत्र का पानी मतलब भारत का पानी, जैसे हम सिंधु का रोकने की बात कर रहे हैं तो उधर रोकने के लिए धमकी दे रहा है, खुली धमकी, यानी पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग वो कर रहा है। लाइए स्क्रीन पर, लाइए खबर दिखा दीजिए, लाइए। ये भारत के साथ भी हो सकता है दोस्त, पाकिस्तान के लिए धमकी पर उतरा चीन, ब्रह्मपुत्र नदी पर दिया बड़ा बयान, पानी बंद करने को लेकर धमकी। अब हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। अब एक खबर और ले आइए जरा, जो अभी आपने कहा चुंबक वाला। 90% दुनिया का जो रेयर अर्थ मेटल है वो चीन प्रोड्यूस करता है, 90%। उसमें रेयर मैग्नेटिक जो मेटल्स हैं वो भी हैं। उसमें महत्वपूर्ण यह है, देखिए चीन ने कर दी ऐसी हरकत, भारत की ऑटो इंडस्ट्री के फ्यूचर प्लान पर छाया संकट, अब आगे क्या होगा। इसमें डिटेल ये है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट जो एक मैग्नेट होता है, जिसका इस्तेमाल मोटर, स्टीयरिंग से लेके ब्रेक, वाइपर, ऑडियो सिस्टम सब में होता है, उसकी शिपमेंट रुकी हुई है और दुनिया भर में टेंशन है। लेकिन दुनिया भर की टेंशन छोड़ो, हम अपनी टेंशन तो कम से कम पहले समझ पाए, अपनी टेंशन समझें। इसके बगैर, इस मैग्नेट के बगैर कोई भी कार आप ये मान लो कि सड़क पे नहीं उतर सकती है। ये है नियोडिमियम आयरन बोरान। इसके बगैर कोई भी कार, कोई भी ऑटो सेक्टर का कोई फाइनल प्रोडक्ट सड़क पे दौड़ नहीं सकता। उसके निर्यात पर ये बैन लगाता दिख रहा है। तमाम शिपमेंट इसके बंदरगाहों पर रुके हुए हैं। ये अमेरिका को उत्तर देने के लिए, उस पर प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन भारत के लिए संकट पैदा कर रहा है। हटा दीजिए इसको, हटाइए। ये दोनों बातें आ गई। इसके अलावा तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि टर्की, हम इस बात को चर्चा में लाना जरूरी है क्योंकि हमारे देश में इस समय सिंदूर बहुत लोगों के लहू में बहने लगा है। पिछले सप्ताह भर से खून बहने की वजह से सब सिंदूर बहने लगा सब में। तो टर्की को उस सिंदूर की तपिश से झुलसा देंगे। टर्की को, टर्की का और सेल्वी का डील कैंसिल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। टर्की ने पाकिस्तान को खुलकर साथ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं देश से, आप लोगों से, दर्शकों से सवाल पूछता हूं, भारत का दुश्मन नंबर 1 कौन है? टर्की है या चीन है? इवन पाकिस्तान को भी शामिल कीजिए तो भी दुश्मन नंबर 1 कौन? अभी एक यूएस की जो आई है, सीक्रेट रिपोर्ट आई है, उसने भी कहा है कि चीन हमारा दुश्मन नंबर, मतलब भारत का दुश्मन नंबर 1 है चीन। मुलायम सिंह यादव, मुझे लगता है इतने रक्षा मंत्री हुए, लेकिन एक रक्षा मंत्री ने खुल करके सदन में बोला था कि हमारे देश के लिए अगर वाकई बड़ा दुश्मन कोई है जिससे हमें खतरा है, पाकिस्तान से खतरा कभी नहीं होगा। वो लड़ेगा, मार खाएगा, पिटेगा, फिर लतियाया जाएगा और फिर बैठ जाएगा घर में, और वहां से फिर जो है कहेगा कि अच्छा आप किया हो तो आपकी निपटेंगे। पाकिस्तान कुछ नहीं भारत का बिगाड़ सकता, ये आप तय मानो। पाकिस्तान अगर भारत को नुकसान भी पहुंचा सकता है तो चीन की ही मदद से पहुंचा सकता है। चीन अगर उसको छोड़ दे ना कि जाओ पाकिस्तान को मैंने अकेला छोड़ दिया, तो पाकिस्तान, वाकई जो कहते हैं लोग, युद्ध आसान नहीं होते लेकिन आधा घंटा भी युद्ध नहीं कर सकता। भारत के सीडीएस ने ये एक्सेप्ट किया कि हमारा नुकसान हुआ है। मैं कई पॉइंट्स ला रहा हूं एक साथ। नुकसान हुआ है, ये नुकसान पाकिस्तान ने नहीं किया ना। हमारे अगर जहाज गिरे, लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो पाकिस्तान की औकात नहीं थी। वहां पर जो विमान था वो भी चीन का था। जो डिफेंस सिस्टम था, एयर जो है
ग्राउंड टू एयर, धरती से हवा में, वो भी चीन का था। जो एयर टू एयर था वो भी चीन का था। और रियल टाइम डाटा पाकिस्तान को जो प्रोवाइड करवा रहा था वो भी चीन प्रोवाइड करवा रहा था। वो पाकिस्तान की इतनी मतलब अभी इतनी हैसियत औकात नहीं बनी है कि वो रियल टाइम डेटा को एनालाइज कर ले और वो कर ले। तो सब कुछ चीन किया। तुर्की से ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि वो दूर है, उसके साथ हमारा कुछ उतना है भी नहीं। क्या किए आप? इस्तांबुल की फ्लाइट में टिकट कैंसिल करवा दिए, यही किए ना। 500-700 करोड़ रुपए, 500-700 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए के डील कैंसिल करवा दिए। कितना है इसका? 100 गुना 50 गुना सुबह शाम तक में अडानी का शेयर ऊपर नीचे हो जाता है जितना डील कैंसिल हुआ है डेली, एक दिन में। देश भर को झांसा दे दिया। चीन जो असली दुश्मन है उसके लिए एफडीआई को ईज कर दिया। ये फर्क समझना होगा, ये फर्क, इसको जरा सा डिफाइन कीजिए हेमंत भाई। और इसके बाद अभी मैं बताता हूं कि पिछले साल और इस साल में भारत मैन्युफैक्चरिंग, आपने कहा ना कि चीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम समझ लो खाली एक स्टेपनी है, उसके उसी पर पूरी तरह निर्भर है। अभी उसका भी मैं आंकड़ा देता हूं, लेकिन ये पहले समझना जरूरी है। जी देख, बहुत सिंपल सी बात है कि चाइना के ऊपर आप कंप्लीटली निर्भर हो गए हो हर क्षेत्र के अंदर। मैंने जैसे आपको कहा, चीन की मदद के बिना आज आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहां से लेके आएंगे? एपीआई। नहीं कुछ एपीआई के बिना दवाई कहां से बनाएंगे? अमेरिका में तो आप अरबों रुपए की दवाई बेचते हो, तो एपीआई अगर उसने बंद कर दिया तो आपकी तो दवाई बन गई सारी की सारी। हाँ। ऐसे ही आपका ऑटो है, ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसे ही सस्ते मोबाइल है, और तमाम डे टू डे बेसिस की जो जरूरी चीजें हैं आपके, तो पेचकस से लेके प्लास से लेकर के छोटी मोटी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फ्यूज तक चाइना से आते हैं भाई। तो हर चीज के लिए आपको चाइना का मोहताज बना दिया गया है हकीकत में, और आप मेक इन इंडिया का ढोल पीटते हैं। हकीकत में क्या है कि 11 साल में हमने अपने घरेलू उत्पादन के लिए जो भी ठोस उपाय करने थे, जो भी उनको रियायतें देनी थी, जो भी उसको प्रोत्साहन देने थे, वो आज आपने नहीं दिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब नहीं किया तो आज जो औद्योगिक उत्पादन था चाइना का, उसके आप गुलाम बन गए। और मुसीबत क्या है कि चीन अब भारत को नीचा दिखाने के लिए एक नए पैतरा खेल रहा है, उसको नहीं समझ रहा कोई। देखिए, सरकार की तो औकात नहीं है चीन का नाम ले दे, पूरी जिम्मेदारी के साथ। जो उसने नया खेल शुरू किया है, उस दलालत के बारे में सोचिएगा वो क्या कर रहे हैं। चीन अब भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को जान पूछकर सैन्य रूप से मजबूत कर रहा है। जो ये मिसाइल थी, जो ये सारे एयरक्राफ्ट थे, जो रियल टाइम सैटेलाइट इमेजिंग थी, जो सैटेलाइट डाटा था, वो किस लिए दिया? भारत के एयरक्राफ्ट ऐसे ही गिर गए क्या? राफेल को आप ऐसे ही लॉक कर देंगे एयर टू एयर में? इतना आसान है? मजाक समझ रहे हैं आप इस बात को? ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर कोई और देश होता तो अभी तक चाइना का इलाज कर देता, 10 तरह के प्रतिबंध लगा करके, सैंक्शंस लगा देता। और आप मुंह छुपाते फिर रहे। कल यूक्रेन ने बहुत बड़ा ड्रोन हमला किया रशिया के 5 एयरबेसेस के ऊपर। कितना यूक्रेन है? फिद्दी सा यूक्रेन। उनके 30-40 जहाज उन्होंने उड़ा दिए, और सारे हाई एंड जहाज थे सारे के सारे। रशिया ने स्वीकार किया कि नहीं हमारे 5 बेसेस पे हमला हुआ है? रशिया ने ये कहा कि नहीं कि हमारे यहाँ नुकसान हुआ है? कौन देश नहीं कहता भाई? जिसके यहाँ होता है वो नुकसान उसको स्वीकार करता है। आप 10 तारीख को आपके यहाँ हुआ था, आज 2 जून है, आपके मुंह से निकल नहीं रहा चीन का नाम। आपके नाम मुंह से ये निकल रहा है कि हमारा क्या नुकसान हो गया। इसमें क्या चोरी है? पाकिस्तान को ठीक से ठोका है, हमारा नुकसान हुआ है, स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। और चाइना ने जो कुछ किया है उसका जिक्र कीजिए आप। आज हालत ये है शीश भाई, जो चाइना ने जो ये नई व्यूहरचना रची है ना, कि आपके मैग्नेट बंद कर देंगे, ऑटोमोबाइल बंद, आपका पानी बंद कर देंगे, आपकी सांस बंद। इसके अलावा जो चाइना को मजबूत करने का बात है, इसकी एक लाइन में आप अगर इसको समाप्त करेंगे ना, एक लाइन में, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े की बात नहीं, आज की तारीख में चाइना के पास जो आपने जिस तरीके से अपनी जुबान बंद कर ली है चीन को लेकर के, और जयशंकर ने बताया था कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, मैं उनसे पंगा कैसे लूं, 5 गुना बड़ी इकोनॉमी, देश को एक नए किस्म के आर्थिक और सामरिक संकट में धकेल दिया है। और सरकार क्या कर रही है? रैली और रोड शो में उलझी हुई। आप क्यों नहीं लेते चाइना का नाम? वाई डोंट यू कॉल इट्स नेम? क्या रोक रहा है आपको? आपने जितने भी जगह गए, आपने जिस तरीके से पाकिस्तान के उस पे, सेना के ऑपरेशन पे, सब चीजों पे, आपने कभी गैलवान का भी नाम लिया है क्या आज तक पिछले 5 साल में? गैलवान में भी तो हुआ था, तब तो कोई नाम नहीं लिया, तब तो कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। और फिर 3 दर्जन बार उनसे बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक भी और स्ट्रेटेजिक की, आर्मी की भी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस?
बेसिकली आशीष भाई, इस देश की जनता की आंखों पर चश्मा चढ़ा दिया गया और उस चश्मे को उतारने का काम इस देश के मीडिया का था। मीडिया को कीर्तन मंडली में लगा दिया। हकीकत ये है, एक तरफ आपने जब ये कहा था कि 2020 के अंदर एफडीआई अगर चाइना से आएगी तो हम ये रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे, ये निगरानी रखेंगे। उसकी कितनी निगरानी हुई नहीं हुई छोड़ दीजिए। आज चाइना क्यों एफडीआई लाना चाह रहा है आपके यहाँ? क्योंकि वो डायरेक्ट यूएस को और यूरोपियन यूनियन को नहीं कर सकता, तो वो आपको एक मीडिएटर बना रहा है। आपके भले के लिए नहीं आ रहा है, वो अपने धंधे के लिए आ रहा है। और आप उन पर कंडीशंस लगाने की बजाय, उनको औकात दिखाने की बजाय, आप उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हो। अब कैबिनेट सेक्रेटरी रिव्यू करेंगे सारी चीजों का। क्यों करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी? वो तो आपका पानी तक बंद। भाई चाइना और हमारी आज की तारीख में तो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है ना किसी भी तरीके की। रह करके चाइना क्या कहता है? पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की रक्षा करेंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ भी करेंगे, पाकिस्तान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, पाकिस्तान को $3 बिलियन की देंगे, पाकिस्तान को सारे हथियार देंगे। व्हाट डज इट मीन? देते रहिए आप, भारत का पानी बंद कर देंगे, उसके बाद भी आप उनकी एफडीआई को इनवाइट कर रहे हो। व्हाट डज इट मीन? आपने देश की सॉवरेनिटी को कहां रख दिया है? ट्रंप आता है, ट्रंप कह देता है कि मैंने टैरिफ वार के नाम पर युद्ध रुकवा दिया। चाइना आता है, कहता हम तुम्हारा पानी रोक देंगे, उसके बाद आप रिएक्ट भी नहीं करते। आप कहां खड़े हैं? किस चीज के विश्व गुरु हैं आप? कौन से बाहुबली हैं आप? आज फिर ट्रंप ने वो जो उनका एंड्रूज बेस, उस पर फिर कह दिया कि अगर भारत और पाकिस्तान दोबारा उस दिशा में जाएंगे तो मैं उन दोनों का वो बंद कर दूंगा व्यापार। आज फिर कह दिया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा सुबह, कि अगर दोबारा से झगड़े करने की कोशिश करेंगे तो मैं दोनों से व्यापार नहीं करूंगा। वो पूरी दुनिया का सरपंच व्यापार को लेके ही बना हुआ है। हम कुछ बोल ही नहीं रहे। चाइना जो मर्जी आए हमें बोल रहा है, हम उसके लिए रेड कारपेट बिछाते जा रहे हैं। विरोध के नाम पर टर्की मिल गया आपको। क्या इस देश को क्यों कहां ले जाना चाह रहे हैं आप? इस पूरे देश की जनता को आपने मूर्ख समझ लिया क्या? 90% को जस्टिस काटजू ने क्या कहा कि इस देश की 90% जनता मूर्ख की जा चुकी है। लेकिन मैं कह रहा हूं जो 10% उसको तो बचा लो कम से कम। तो सवाल जवाब तो होते रहेंगे कि वो 10 को भी वहीं पहुंचाओगे। 90 में तो कोई शक नहीं है, कर दिया काम। और उन 90 को भी उस अंधेरे से बाहर निकालने का काम भी पारंपरिक तौर पर मेरा और आपका ही, मीडिया का ही काम। वो भी हम कोशिश करें कि भाई उनको बाहर निकाल पाए। सरकार जिस तरीके से रैलियों के जरिए जो ये सब कुछ करती घूम रही है, उसके अलावा भी कोई काम है क्या? राजनाथ सिंह क्यों नहीं बताते? रक्षा मंत्री है भाई, बताएं कि कितने जहाज गिरे। सीडीएस को क्यों जरूरत पड़ी? जो गृह मंत्री हैं वो क्यों, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि सबको जहन्नुम में पहुंचा दिया। आज 2 तारीख है, 42 दिन हो गए। कौन सा आतंकवादी पकड़ा गया पहलगाम को? बता दीजिए मुझे। गृह मंत्री जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? क्या है? क्यों देश को फुसला रहे? क्यों देश को अननेसेसरी नैरेटिव्स में घुमा रहे? सीधी सीधी एक प्रोग्रेसिव राष्ट्र के रूप में बात करिए कि ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमारी फॉल्ट लाइन्स है। जो हम लगातार कह रहे थे कि आपने जब अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उस पर टेररिस्ट अटैक किया, उसके बाद 2 दिन जहाज नहीं उड़े। आप गंभीरता से समझिएगा इस बात को। इस देश को कहां खड़ा कर दिया आपके मीडिया। 48 घंटे तक आपका एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सारी स्ट्रेटेजी को रीडू कर रहे थे। एयर डिफेंस में कहां गड़बड़ी हुई, कहां पे उनकी लोकेशंस बदल गई, सब कुछ कर रहे थे। और आपका डॉगी मीडिया क्या कर रहा था कि हमने ये कर दिया, हमने हमारा। देखिए, सेना, थल सेना ने कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। जो कुछ कर रही थी एयरफोर्स कर रही थी। एयरफोर्स ने जहाज नहीं उड़ाए 2 दिन। और आप टीवी पे क्या बकवास चला रहे थे 48 घंटे तक? सोचा आपने कभी? केवल इस सवाल को सोचिए। ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट आपने उठाया कि अब तो सीडीएस ने बोला कि 2 दिन, 7 तारीख के बाद 2 दिन हम रेक्टिफाई कर रहे थे और फिर अपने आगे की प्रिपरेशन कर रहे थे कोई रेक्टिफाई करके। उसी 2 दिन में इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, रावलपिंडी सब पर कब्जा कर लिया था। वो कौन गए थे इन सबका तो नाम भी नहीं लेने लायक है, हालांकि नाम लेकर के एंकर बोल दे, लेकिन ये कहाँ गए थे? ये कब्जा, ये नक्शा सामने लेकर के घेर रहे थे, कट कर रहे थे। जैसे फिल्मों में आता है, वो विलन होता है, 10 टारगेट निपटाता जाता है कि फोटो कट करता है इसके से लाल कलर से गोला बना बना के, वो कर रहे थे सब। और पुतिन की आपने कहा ना, पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। पुतिन ने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि पुतिन को रोड शो नहीं करना रहता। एग्जैक्टली। पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध तो बहुत लंबा चला है, लेकिन यूक्रेन का 25%, करीब 20-22% हिस्सा इस समय रसिया के कब्जे में। उसके कई महत्वपूर्ण शहर रसिया के कब्जे में है। इसीलिए जब सीज फायर की बात ट्रंप कर रहे थे तो जेलेंस्की ने कहा था
कि पहले यथास्थिति फिर करना होगा, जो हमारा इलाका है वो वापस करना होगा रसिया को, जो हमारा इलाका जिस पर कब्जा कर रखा है। जेलेंस्की सीज फायर पर एडवांस, ऐसा थोड़ा जेलेंस्की को लड़ने का, छोटा देश होकर के लड़ने का शौक है। वो आदमी कह रहा था कि जो एरिया चीन के कब्जे में, रसिया के कब्जे में गया, वो वापस कर दे, सब कुछ एज इट इज हो जाए, फिर सीज फायर हो। रसिया कहता नहीं, जहां पर हम पहुंच चुके वो सब अब हमारा हो गया। तो रसिया, अगर पुतिन को रोड शो करना होता तो पुतिन का 24 घंटा सोने का टाइम नहीं मिलता। आज ये बड़ी कामयाबी मिली है यूक्रेन को, जो 40 जो है जेट रद्द हो किए, तबाही किए हैं। उसके पहले रसिया ने कितनी तबाही मचाई। हर बम के बाद अगर रोड शो करना होता पुतिन को, तो आदमी गाड़ी बैठ के हाथे हिलाते हिलाते उसका एक हाथ गल गया होता अब तक। तो ये बड़ा फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको बताऊं कहां किस दिशा में जा रहे हैं। और एक बात और, एक मीडिया रिपोर्ट में आज चीन की बात आई है, जो मिसाइलें बनती हैं एक्सपोर्ट करने वाले, जो भी हथियार रक्षा उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं बड़े पैमाने पे, वो चाहे मिसाइल हो चाहे जेट्स हो, उसमें एक उनका अपना, जो अपने इस्तेमाल के लिए होता है, कि एक्सपोर्ट वर्जन होता है। जो मिसाइल इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया भारत के खिलाफ, वो चीन की एक्सपोर्ट वर्जन नहीं थी, वो चीन के अपने अपने युद्ध गोदाम से निकली हुई मिसाइल थी। यस यानी यस चीन निर्यात उर्यात नहीं किया, अपना हथियार अपना गोदाम खोला, लो चलो। they were और testing it. See, they were testing it in the real time war scenario. You रियल have to टाइम, understand that. रियल टाइम वार बिल्कुल। सिनेरियो आमतौर पे इस तरह की चीज है ना, देखिए क्या होता है, आप एक करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग जो होती है किसी भी चीज की, वो आइडियल कंडीशंस में होती है, हाँ आपकी कंडीशंस होती है। जब वार टाइम होता है तो वार टाइम की कंडीशंस, आशीष भाई, ऑल टुगेदर व्यवहारिक होती है, प्रैक्टिकल होती है और सामने हो होती है। तो उसकी टेस्टिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है, आर्मी की हाँ भाषा में अगर आप बात करेंगे, और ज्यादा प्रभावी एक तरीके से, और उसके ठीक से रिजल्ट भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो राफेल वाला मामला कोई इतना छोटा मामला नहीं है, पूरे पश्चिम के होश उड़े हुए आशीष भाई। आप हाँ हाँ समझिए दसाल्ट का क्या हाल हो गया है, पूरी अमेरिकन इंडस्ट्री, पूरी यूरोपियन जो ये इंडस्ट्री है, इसकी केवल हालत की कल्पना करिए आप। और अब जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, बीच में रह गई थी, एक तरफ भारतीय सेनाओं की मैच्योरिटी देखिए, सीडीएस साहब ने जो कल कहा, तैयारी और आत्मविश्वास, कहीं कोई फॉल्ट लाइन थी उसको दूर किया, सारी बातें की, 2 दिन का विश्राम लिया, टेक्टिक्स ठीक की, दोबारा मैदान में आए, 300 किलोमीटर जाके ठोका, कहीं कोई समस्या नहीं, ब्रह्मोस गई, सब कुछ किया। इसको आप देखिए, उसी दौरान जैसा मैंने कहा, गोदी मीडिया अफवाहें चला रहा था, लगातार चला रहा था, ये कर दिया वो कर दिया, जबकि एक भी जहाज एयरबोर्न नहीं हो रहा था, एयरक्राफ्ट। सेनाओं की ब्रीफिंग लगातार चल रही थी, पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले आ रहे थे उनका उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा था, मिसाइलों के जरिए, जो भी एयर डिफेंस के जरिए, जो भी कुछ। जब सेनाएं 2 दिन का ब्रेक लेती है, रणनीति बदलती है, और 10 मई को पाकिस्तान में 300 किलोमीटर घुस करके सुबह सुबह अटैक किए 2। और अंदर की बात यह है कि अगर शाम को 5 बजे सीज फायर ना हुआ था, तो 7 बजे जो पाकिस्तान के साथ होने वाला था उसकी आप कल्पना कर सकते हो। 2 राउंड और होने थे उसे, लेकिन वो 5 बजे सीज फायर, वो इंटरनल सूचना है, वो छोड़ दीजिए उस बात को। तो 300 किलोमीटर अंदर जाके घुस के मारा, सारी बातें की, और जबरदस्त नुकसान किया ऐसे ऐसे एयर बेसिस पे जो पाकिस्तान की सेना और वायुसेना सपने में नहीं सोच सकती, और दुनिया के देश भी नहीं सोच सकते, क्योंकि ब्रह्मोस का तो कोई जवाब था ही नहीं ना उनके पास। एडी उनकी पहले हमने ठप कर दी थी सारी की सारी। सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा कि ऑपरेशन की जो महत्व है, ऑपरेशन की जो क्रिटिकलिटी है, उसको हम लोग ही समझते हैं, कौन समझते हैं किसका क्या मायने है, कब रेस्ट करना है, कब क्या करना है, कहां टेक्टिक्स में गलती हुई है, कहां चूक हुई है, कहां उसको ठीक करना है। और 10 तारीख को ही मोदी की सरकार पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लेती है, ये भी आपने देखा। जनरल चौहान को ट्रोल कराया जा रहा है कल से। सीज फायर किसने किया था? आपकी सरकार ने किया था। ट्रोल कौन हो रहा है? जनरल चौहान। क्या? कि उनकी भाषा ठीक नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं है, उनकी ऑरेटरी ठीक नहीं है। और फिल्मों के अंदर, जो रैलियों के अंदर, रोड शो के अंदर डायलॉग कौन बोल रहा है? शोले फिल्म के, गोली के बदले गोल आएगा, वो मोदी जी बोल रहे हैं। सेनाओं की जो उपलब्धि थी, जो कंक्रीट उपलब्धि थी, जो उसका टारगेट जो दिया गया था उसको, वो तो सारा उसने अचीव कर लिया। लेकिन जो आपने सेनाओं की उपलब्धि पर राजनीति करी, उसको समाज कैसे स्वीकार कर रहा है? सवाल तो ये। आप तो समाज को मूर्ख बना रहे हैं ना। ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ, मोदी जी कह रहे, मैं राशिश तो नहीं कह रहे। ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, केवल रोका गया है, ये कह रहे ना मोदी जी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन चुनावी तमाशा रुक गया क्या?
चुनावी तमाशा तो जारी है। और चुनावी तमाशा तो सिंदूर रुकने के बाद शुरू किया है आपने, उल्टा है। सिंदूर रुका और चुनावी तमाशा शुरू किया आपने। देश की सुरक्षा के लिए तमाशे ज्यादा जरूरी थे या ऑपरेशन सिंदूर ज्यादा जरूरी था? पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या जरूरी था? सेना के 2 सर्वोच्च अधिकारी हमारी कमजोरियों की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे हैं, एक राजनाथ सिंह की मौजूदगी में, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। उसके बावजूद हमारा नेतृत्व चुनाव के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहा। और दोषी कौन है? सेना। एयरफोर्स चीफ क्या कह रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट की समय पे डिलीवरी नहीं है, किसी प्रोजेक्ट की समय पे डिलीवरी नहीं है। रक्षा मंत्री वहीं बैठे, उन्होंने क्या कहा उसी कार्यक्रम में कि पीओके हमारे पास चल के आने वाला है। सोचिए आप, हमारे जो सीडीएस चीफ है उन्होंने जाके सिंगापुर में जो कहा उसमें क्या शब्द गलत है? मुझे कॉमा फुल स्टॉप करके बताइए। और भगत उनके पीछे पड़े हुए पिछले 28 घंटे से। और जिस आदमी ने सीज फायर किया, जिसको ट्रंप 11 बार ये कह चुका है कि मैंने कराया, उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे। जिस चाइना ने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया कि वो हमारे राफेल गिरा सके, जो हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर एडी और जो सैम मार सके, उसके लिए आप एफडीआई की नॉर्म्स को ईज कर रहे हैं। और देशभक्त भी आप ही हैं। और मैं सवाल पूछ रहा हूं तो राष्ट्र देशभक्त आप हैं, और मैं आपको आईना दिखा रहा हूं आशीष भाई कि आप ये है, और आप कह रहे कि तू राष्ट्रद्रोही है, तू पाकिस्तानी। आप केवल इस नैरेटिव को समझिए। चाइना के लिए आज की तारीख में एफडीआई नॉर्म ईज करने का मतलब समझिए आप। जो मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह कहा, उनके समय में तो निर्यात बढ़ा और उनका आयात घटा फाइनली। आपने 3 गुना घाटा कर दिया उसका, 3 गुना घाटा। $100 बिलियन के घाटे का मतलब समझ रहे हैं? 8.5 लाख करोड़ नुकसान, 8.5 लाख करोड़ आशीष भाई, 8.5 लाख करोड़। उसी पैसे से तो चाइना रिसर्च करता है, उसी पैसे से वो जेएफ जहाज बढ़ाता है, उसी से मिसाइलें बढ़ाता है, और उसी से भारत को पाकिस्तान के जरिए अटैक करवाता है। और आप राष्ट्रवादी हैं, आप चाइना के लिए एफडीआई की नॉर्म को ईज करते हैं। और भगत क्या कहते हैं कि इलाज कर दिया। वो इलाज किसका हो रहा है ये मैं दर्शकों को छोड़। भक्तों के विरोधाभास पे मैं इतने कहूंगा, दरअसल सीडीएस जनरल चौहान ने 2 बहुत तगड़ा झटका दिया है भक्तों को, और ये भक्त इतने कंफ्यूज है, इनकी अपनी तो बुद्धि ही नहीं है। एक तो जनरल चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया था, ये कह के उन्होंने ये बात देश के सामने बता दी कि पीओके हमारा लक्ष्य था ही नहीं। पॉलिटिकली जो जिसको हल्ला किया जा रहा है वो पीओके टारगेट में नहीं था, लक्ष्य में नहीं था, ये झूठ फैलाया गया। एक तो वो क्लियर कर दिया। दूसरा, सीडीएस चौहान को जो लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं बोल पाते, ऑरेटर नहीं है, अरे साहब के सामने से कभी टीपी हटा लो, तो उन्हीं से तुलना करोगे ना, देश के जो सबसे हुनरमंद उन्हीं से तुलना करोगे ना, टीपी हटा लो। दूसरी बात, अंग्रेजी की बात कितने बार G20 में बाइडेन के सामने से लेकर के और ट्रंप के सामने अमेरिका में कितने बार साहब की अंग्रेजी की परीक्षा हो चुकी है। अगर अंग्रेजी आधार है तो 151 देश की यात्रा बेकार है। पूरा दुनिया तो कचल दिए दोनों पांव से। अब बताओ, अगर अंग्रेजी का आधार पे विदेश में जाना था तो उनको नहीं, और डिफेंस के तो किसी अफसर की अंग्रेजी क्या भाई साहब, रैपिडेक्स से सीखने वाले अंग्रेजी बता रहे हो कि उनकी अंग्रेजी नहीं ठीक है? गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर सीख लिए रैपिडेक्स से, तो बता रहे हो कि जनरल चौहान की अंग्रेजी दुरुस्त नहीं है। अरे कहीं अगल बगल चुल्लू भर पानी ढूंढो, वो हमारे फौज का सर्वोच्च अधिकारी है, सम्मान करना सीखो। और अंत में बस एक मिनट में मैं बता देता हूं थोड़ा और आप लोगों के लिए, सच्चाई के लिए। ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर जो अभी हमारे इस साल में है 4.5 रही है। पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग की जो है ग्रोथ रेट वो 12.3% थी। मैन्युफैक्चरिंग मतलब वही जो मोदी जी कहे थे कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया इस्तेमाल करो, चीन की लिस्ट बनाओ। 12.5 मतलब 12.3% ग्रोथ से मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ आ गया है 4.5 तक। जो चौथी तिमाही है उसमें 4.8 रहा 4.5 के बजाय। और पिछले साल चौथी तिमाही में 11.3% था। 11.3%, सोचो तिहाई, तीसरे हिस्से पे आ गया है मैन्युफैक्चरिंग में। इतना
कम हुआ है। बस आपके ही पास आ रहा हूं, फाइनल कमेंट फिर लूंगा, भले वक्त ज्यादा हो गया है। निर्माण क्षेत्र में, निर्माण में 9.5% वृद्धि हुई पिछले साल, 10.4% थी, 10.4%। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर में ये जो है 4.6% रही। एग्रीकल्चर, अब देखिएगा ये यहीं पर है आपके सामने, मैं इसीलिए सारे आंकड़े रखता हूं। पिछले साल 2.7% थी। देश को बचा कौन रहा है? पिछले साल एग्रीकल्चर की ग्रोथ 2.7% थी, इस साल 4.6% है। लेकिन किसान गाली खा रहा, लाठी खा रहा, देशद्रोही बताया जा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण दोनों डिप। हाँ, फाइनल कमेंट। आशीष जी, इसमें कुछ डेटा मेरे पास इंपॉर्टेंट आ गया, मुझे लगा दर्शकों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। वो बिल्कुल। अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 2004 से 2014 के बीच में, 2004 में भारत का जो इंपोर्ट था चाइना से, वो केवल $7 बिलियन था। 2004 2014 में जब मनमोहन सिंह गए, उस समय वो जो एक्सपोर्ट था वो $31 बिलियन था। 7 से बढ़ के $31 बिलियन। एक्सपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट चाइना से इंपोर्ट, 7 बिलियन डॉलर से $31 बिलियन हुआ। 2014 में जब मोदी जी आए थे, तो उस समय हमारा इंपोर्ट जो चाइना से था वो 31 बिलियन था, वहीं से जुड़ा 31। आज की तारीख में वो 113 बिलियन डॉलर। हाँ, ठीक, 118 है, वैसे तो 117 हाँ, कुछ है। 113। वो डॉलर की वैल्यू चेंज होती रहती है, उसके कारण वो हाँ, समस्या थोड़ी सी। अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे, उस समय भारत का जो चाइना को एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट वो $5.6 बिलियन था। और जब वो जाने लगे 14 में, वो $17 बिलियन था, 3 गुना। और आज चाइना को आपको एक्सपोर्ट पता है कितना? आपको 17 से घट के $14.25 बिलियन। ये है मेक इन तो 11 साल में घटा दिया एक्सपोर्ट। 14 पॉइंट, मैं तो आपको फिगर बता रहा हूँ, 14.25। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2004 में वो सरकार में आए थे, ओवरऑल जो भारत का एक्सपोर्ट था उस समय वो $80 बिलियन था। ओवरऑल एक्सपोर्ट दुनिया को, पूरी को, 2004 में $80 बिलियन था। और जब वो 14 में गए तो $321 बिलियन था एक्सपोर्ट, पूरी दुनिया को, जो भारत करता है। और 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, अर्थशास्त्री और अनर्थशास्त्री का भेद बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई नहीं बताएगा। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब आए, आपका पूरी दुनिया से जो ओवरऑल इंपोर्ट था वो $504 बिलियन था 2004 में। और जब वो 2014 में गए, वो घट के $460 बिलियन था। इंपोर्ट जो है घटा, एक्सपोर्ट बढ़ा। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर्स दे दिए, आपको अभी तक किसी ने नहीं कही। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक्सपोर्ट 80 बिलियन से बढ़कर के 321 बिलियन हुआ, पूरी दुनिया को। और जो इंपोर्ट होता था वो 504 से घट के 460 रह गया। ये होता है अर्थशास्त्री। उन्होंने कभी मेक इन इंडिया नहीं कहा, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया नहीं कहा, उन्होंने कभी स्टैंड अप इंडिया नहीं कहा, उन्होंने गोली के बदले गोला नहीं कहा, उन्होंने तमाम लफाजियां नहीं की, वो कभी विश्व गुरु नहीं हुए, वो कभी वर्ल्ड लीडर नहीं हुए, वो माई फ्रेंड डोलांड नहीं हुए। ये फिगर्स जो है, ये मेरे और आपके नहीं है, ये रिकॉर्ड के फिगर्स है, ये भारत सरकार के फिगर्स है। आप सोच सकते हैं क्या 11 साल में लफाजी के अलावा कुछ और किया हो तो मुझे चीज बता दीजिए कि वो क्या है। पूरे देश को अंधभक्त बनाने के अलावा और कोई प्रोजेक्ट हो तो बताओ, उसमें 100% सक्सेस। देश के अंदर भगत क्रिएट करने हो, ट्रॉल क्रिएट करने हो, उसमें सफलता 100%। वरना आज तक आपको ये डेटा किसी ने नहीं बताया होगा कि इंपोर्ट कैसे घटा था देश का और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा था उन 10 सालों में, और आज आपकी हालत काकड़ी कर दी। और उसके बाद भी आप विश्व गुरु है, और आज आप कंप्लीटली चाइना पे डिपेंडेंट, आज आप कंप्लीटली चाइना पे डिपेंडेंट है। चाइना चाहे एक मैग्नेट के सहारे आपकी पूरी ऑटो इंडस्ट्री को ठप कर देगा, एक फैसले के जरिए आपकी पूरी फार्मा इंडस्ट्री को ठप कर देगा, और आप मुंह देखते रह जाएंगे और जयशंकर कहेंगे कि मेरे से 5 बड़ी इकोनॉमी है, 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है, मैं उससे पंगा ले लूंगा। मोदी जी के मुंह से एक बार गैलवान के बाद नाम सुनाओ। इस पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, इसके पीछे कौन था? पाकिस्तान की ताकत कौन था? पाकिस्तान का पावर हाउस कौन था? चाइना था।
मोदी के नाम से मुंह सुना आपने? मोदी के मुंह से नाम सुना आपने चाइना का? क्यों नहीं सुना? क्योंकि भक्तों को पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान के नाम पर वोट मिलता है, चाइना के नाम पर चोट मिलता है। कहने की हिम्मत नहीं पड़ती आपकी। इसलिए चाइना की एफडीआई को इनवाइट कीजिए और मौज कीजिए। भगत राजी है और सीडीएस इनकम्पिटेंट है, एयरफोर्स चीफ इनकम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंस देश में केवल 2 ही लोगों के पास बच गई है, या तो सत्तारूढ़ दल के पास या उनके ट्रॉल्स के पास। हम सब देशद्रोही हैं, जनता फैसला कर। बिल्कुल जनता ही फैसला करे, हमें इजाजत है, आप लोग फैसला करें। आपके लिए देश महत्वपूर्ण है। अब तो इतने आंकड़े, इतने कंपैरिजन आ गए, फिर भी मोदी है तो मुमकिन है। जश्न मनाइए, ताली बजाइए, हमें इजाजत दीजिए। कल फिर हम आएंगे, सवाल तो हम करते रहेंगे, जब तक हम हैं सवाल करते रहेंगे। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।